everyone, I Ashwini welcomes you all back on this very platform of my name, the Ashwini classes. Okay, today we will move further ahead in a geography class. हम लोग जो है भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे. बट बिफोर मूविंग अहेड हम लोग जो है क्विक रिमाइंडर क्लास लेते हैं. उसको हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एक जो क्विक रिमाइंडर क्लास है. तो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैड सीन द व्हाट कांसेप्ट ऑफ व्हाट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है. और जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर थे वो पांचों लेयर्स को हमने डिटेल्स में देखे थे. उसके अलावा एक और लेयर था जो मैग्नेटोस्फेयर था. उसको भी हमने डिटेल में देखा था. तो आओ जल्दी से हम लोग इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लें. जो सबसे लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर था वो क्या था हमारा? ट्रोपोस्फेयर था. ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था हमारा? ट्रोपोस्फेयर इसमें क्या हो रहा था? टेम्परेचर. तो टेम्परेचर क्या हो रहा था हमारा? घट रहा था एज वी मूव अपवर्ड. यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी के सरफेस से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था. तो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड हो रहा था. ठीक है. यहाँ पे मैं टेम्परेचर कर देता हूँ. टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड. उसके बाद क्या था? इसका एक्सटेंशन क्या था हमारा? मीन सी लेवल से अराउंड 17 टू 18 किलोमीटर है. ठीक है. इसका एक्सटेंशन यानी फैलाव जो है हमारा ट्रोपोस्फेयर का. अगर ये तो इक्वेटर की बात हो गई. अगर पोलर की बात करें तो इसका पोलर जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है. उधर जो है ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर है उसका फैलाव कहां तक है? एक्सटेंशन कहां तक है? तो ये अराउंड आपको 7 टू 8 किलोमीटर है. ठीक है. ये पोलर एक्सटेंशन हो गया एक्सटेंशन. ठीक है. चलो ये सब हमने देख लिया था. चूंकि ये रिमाइंडर क्लास है तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. उसके अलावा इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या क्या हमने देखा था? एक तो लोएस्ट लेयर है. दूसरा इट कंटेन्स क्या था? 70 अराउंड या मोर देन 75% ऑफ एयर जो है इज कंटेन्ड बाय whom? ट्रोपोस्फेयर ही. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? जो 70 मतलब ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर्स जो है वो किसमें होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो सारे के सारे वाटर वेपर्स कहाँ है? प्रेजेंट ट्रोपोस्फेयर में. अच्छा, चूंकि 75% ऑफ एयर है तो मतलब अराउंड जो 75% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर विल बी कंटेन्ड बाय व्हाट? ट्रोपोस्फेयर. ठीक है. ये देखा था. इसके अलावा वेदर फेनोमेना में जो हमने देखा था क्या था कि ऑल द वेदर कंडीशंस या फेनोमेना लाइक क्या? रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन. ठीक है. और उसके अलावा विंड मूवमेंट. ये सभी कहां हो रहे थे? इसमें हो रहे थे. हैपेंस हियर. ठीक है. ये था. इसमें हमने एक और चीज देखा था जो कंडक्शन और कन्वेक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखा था. आज की क्लास में भी इसे डिस्कस किया जाएगा थोड़ा बहुत. ठीक है. वैसे तो मैंने बता दिया था फिर भी. चलो इसके बाद जो सेकंड लेयर था वो हमारा क्या था? स्ट्रेटोस्फेयर था. इन दोनों के बीच में जो सेपरेटिंग लेयर का काम करता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? ट्रोपोपॉज. ओके. स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा था? टेम्परेचर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था. ठीक है. व्हाट वाज हैपनिंग विद द टेम्परेचर? टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग अलोंग विद व्हाट? इंक्रीज इन द हाइट और एल्टीट्यूड. ठीक है. तो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है. और इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक था आपका? ये 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक था. ठीक. इसके बाद हमने इसमें क्या देखा था? कैरेक्टरिस्टिक फीचर में यहाँ पे जो है आपका ओजोनोस्फेयर था. ठीक है. ओजोनोस्फेयर ये क्या करता था? ओजोन से मिलके बना यानी O3 मॉलिक्यूल्स था. ये क्या करता था? जो है इंटरसेप्ट करता है किसको? एब्जॉर्ब करता है. सॉरी, नॉट इंटरसेप्ट. ये एब्जॉर्ब करता है किसको? यूवी रेज को. एब्जॉर्ब्स यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन. ठीक है. जिसका उसके हार्मफुल इंपैक्ट से हमको बचाता है इफेक्ट से ओजोनोस्फेयर. इसके अलावा हमने क्या देखा था यहाँ पे? नो वेदर फेनोमेना. हाँ, कुछ वाटर वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो. सम वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट. तो यहाँ पे एक चीज होता है जो हमने बताया था कि एक स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनता है. तो वो भी किधर बनता है? पोल्स की तरफ. तो सम
पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि कुछ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और चूंकि पोल्स का क्या होता है वहां पे एटमॉस्फेयर का जो है वो हाइट कम होता है, मैंने बताया था एक्सटेंशन, ठीक है। यहीं पे देख लो पोल्स, यहाँ पे पोलर का एक्सटेंशन कितना है 78 किलोमीटर, लेकिन इक्वेटोरियल एक्सटेंशन क्या है 17 to 18 किलोमीटर। ओके चलो अब आ जाते हैं जो हमारा थर्ड लेयर था वो मेसोस्फेयर था। मेसोस्फेयर, अच्छा इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन ऑफ लेयर का काम करता था उसको क्या बोलते थे? स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर जाके पॉज हो रहा था। टेम्परेचर इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, ना तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना घट रहा है। ओके चलो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन क्या था, अराउंड 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक का एक्सटेंशन है इसका, ठीक है मेसोस्फेयर का। यहाँ पे क्या था हमारा, एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा अच्छा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे तो क्या हो गया, नो ट्रैपिंग ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि ऐसा मेसोस्फेयर में क्या हो गया, यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन है वो ट्रैप नहीं होता है। इसके अलावा और क्या था कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये कोल्डेस्ट कर लो, लोएस्ट से अच्छा है कोल्डेस्ट। अच्छा मेसोस्फेयर में क्या हो गया, टेम्परेचर हमारा क्या होगा यहाँ पे, सॉरी टेम्परेचर क्या होगा फिर से गिरेगा, यानी टेम्परेचर विल डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, टेम्परेचर विल डिक्रीज। द कोल्डेस्ट लेयर अमॉन्ग ऑल द लेयर्स, ठीक है। मैं छोटा सा फिर से बना देता हूं ताकि आप लोग देख सको इसका ग्राफ किस तरीके से था, याद करो। ये अराउंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता था, 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 90 to -95 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इस पे इसका क्या होता है, टेम्परेचर तापमान रहता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी क्या हो गया था, अगर यहाँ पे भी नो सच वेदर कंडीशन या फॉर्मेशन जो भी बोलो, हाँ अगर कोई भी इन जनरल तो ये हो गया है। एक्सेप्शन में क्या था, अगर कोई टर्बुलेंस या जेट स्ट्रीम के थ्रू अगर हमारा वाटर वेपर वहां पहुंच जाता है, ठीक है, तो क्या होता है सम क्लाउड्स फॉर्म होते हैं जिसको हम लोग क्या बोले थे, नॉक्टिल्यूटेंट क्लाउड, नॉक्टिल्यूटेंट क्लाउड, यानी कि उसका कोई शेप नहीं होगा, शेपलेस क्लाउड, ठीक है। ओके ठीक, अब आ जाते हैं, अच्छा मेसोस्फेयर इज द ओनली लेयर इन विच द ऑक्सीजन जो है उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। दूसरी बात यहाँ पे मेसोस्फेयर इज द ओनली लेयर इन विच द इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी सन रेज इज नॉट बीइंग ट्रैप्ड, ठीक है, इसमें सोलर रेडिएशन ट्रैप नहीं होता। इट इज द ओनली लेयर, इट इज द लेयर विच इज कोल्डेस्ट लेयर अमंग ऑल द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं लास्ट जो था हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होगा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक था, 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने बताया था जो कि आपका एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे होता है तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या हो गया, ट्रैप होगा। अच्छा यहाँ पे क्या हमने बताया था, आयनोस्फीयर, ठीक है, आयनोस्फीयर था। ठीक है, जिस तरीके से वहां ओजोन था, यहाँ पे आयंस का स्फीयर था। वो क्या करता था, मतलब जो भी हम सन या अर्थ से जो भी ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। तो ये क्यों आयंस में थे, क्योंकि एक तो दो कारण से था, एक इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो सन का जो रेडिएशन है वो एक कॉस्मिक, ठीक है, दो रीजन थे इसके।
वहां पे जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, मतलब जो भी जैसे सन से जो भी रे आ रहा है उसका इंटेंसिटी वहां पे क्या हो गया, ज्यादा होगा, ठीक है। व्हाट इट डज, इट यू कैन स्नैच ऑफ या यू कैन से दैट इट, हाँ मतलब स्नैच ऑफ मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एटम या मॉलिक्यूल से अलग कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है या किक्स ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये क्या करता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स या जो भी है उससे इलेक्ट्रॉन्स को हटा देता है, हटा देता है मतलब वो क्या हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो गया, मतलब आपके आयंस के रूप में प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये आयनोस्फीयर हो गया, यहाँ पे भी कोई वेदर फेनोमेना नहीं होता है, ठीक। तो ये हमने देखा था। इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, एक्सोस्फीयर, यानी कि 80 किलोमीटर से लेके ये आपका 400 से जो भी हो एबव। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, एक ये तो हो गया, एक मैग्नेटोस्फीयर का भी कॉन्सेप्ट हमने देखा था, सॉरी। तो मैग्नेटोस्फीयर में क्या था हमारा, मैग्नेटोस्फीयर, तो मैग्नेटोस्फीयर मतलब उसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक था, 3000 किलोमीटर से लेके अराउंड 16,000 किलोमीटर। जैसे नाम में ही मैग्नेट था, मैंने ऐसे 2-3 बार यही बताया, 3000 से 16,000 किलोमीटर। शायद परहैप्स मैंने 1600 से 3000 लास्ट क्लास में बता दिया हो, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, लेकिन उसमें भी मैंने एक बार ये डिस्कस किया, तो देख लेना, अगर बोला होगा तो प्लीज रेक्टिफाई। 3000 से 16,000 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है, ठीक है, मैग्नेटोस्फीयर का नाम बता रहा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटोस्फीयर का कॉन्सेप्ट था, जिसको कि मतलब जनरली हम लोग ये जो आपका मैग्नेटोस्फीयर है ये वैन एलेंस रेडिएशन बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। चलो मूविंग फर्दर इन आवर ज्योग्राफी क्लास, आज जो है हम लोग देखेंगे, अच्छा ये जो टेम्परेचर बढ़ और घट रहा था अलॉन्ग विद द एल्टीट्यूड, तो वो उसके बारे में पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, लैप्स रेट एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं लैप्स रेट, यानी नॉर्मल लैप्स रेट। तो वो क्या होता है वो समझते हैं। लैप्स मतलब क्या हो गया, लैप्स मतलब घटना, तो लैप्स मतलब क्या हो गया, खोना। इन जनरल क्या हो गया, खोना। लैप्स मतलब लूज करना। तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, पर देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट। अच्छा, चीजों को समझने की कोशिश करना है, ना कि रटने की। और चूंकि हमारे क्लास का मोटो ही क्या है, टू कॉन्सेप्चुअलाइज योर कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट्स को और इनहैंस करना, ना कि रटना। और जो फैक्चुअल चीजें उनमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। देखो जो नॉर्मल लैप्स रेट है, यहाँ 3 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो नॉर्मल हो गया, एक लैप्स हो गया, तीसरा रेट हो गया। तो नॉर्मल मतलब क्या होता है, इन जनरल, यानी सामान्यतः, सामान्य लिख लो या सामान्यतः लिख लो, ठीक है, नॉर्मल। लैप्स मतलब क्या हो गया, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज यानी या लॉस लिख लो, ठीक है। और रेट तो जानते हो, दर, पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं, कोई भी चीज हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको क्या कहेंगे, दर, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाएं, सबसे पहले लैप्स रेट देख लेते हैं, उसके बाद नॉर्मल लैप्स रेट। तो लैप्स रेट मतलब क्या हो गया, यानी कि चेंज इन, ठीक है, जो भी हो, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज कर लो, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। अब देखो रेट ऑफ चेंज की बात हम लोग कर लिए, ठीक है। तो लैप्स रेट क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज, यानी कि चेंज में भी क्या, डिक्रीज, लैप्स यानी खोना। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो इन जनरल की बात होगी लैप्स रेट। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में जो चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसी से रिलेटेड टॉपिक है नॉर्मल लैप्स रेट। तो जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टीट्यूड। क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो, तो टेम्परेचर जब डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, तो अब देखो जो इसका डेफिनेशन बनेगा, ठीक है,
तो क्या बनेगा, चेंज, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब विथ रेस्पेक्ट टू क्या था, हाइट, विथ रेस्पेक्ट टू हाइट और क्या, एल्टीट्यूड। यही हो गया मेरा, तो ये हो गया क्या, नॉर्मल, ये हो गया हमारा लैप्स रेट। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू हाइट और एल्टीट्यूड, ये तो हो गया लैप्स रेट, विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर हो गया लैप्स रेट, ये क्या हो गया हमारा लैप्स रेट। अब नॉर्मली क्या है, जो भी देखो जो ट्रोपोस्फेयर है, एक तो सबसे पहला बात, पहला रीजन क्या है, ये 75% एयर जो है कंसिस्ट करता है, यानी कंपोज करता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो है, जो जितने भी वाटर वेपर्स, ऑलमोस्ट ऑल वाटर वेपर्स कहाँ है, ट्रोपोस्फेयर में है। और सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो है, ये लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जहां पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे अर्थ के सरफेस के अब रह रहे हैं, मतलब लीव कर रहे हैं, रह रहे हैं, जो भी हो, जीवन यापन हो रहा है हमारा, तो उसके जस्ट ऊपर वाला लेयर कौन सा हमारा, ट्रोपोस्फेयर, यानी कि हम लोग मतलब इनडायरेक्टली कहे तो हम लोग ट्रोपोस्फेयर में ही रह रहे हैं। तो इन और सारे के सारे एयर भी ऑलमोस्ट यहीं पे है, आपका कंपोजिशन जो है यहीं पे है, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, या फिर जो भी आप देखते हैं कंपोजिशन, नाइट्रोजन, ठीक है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सभी कहाँ पे मिल रहा है हमको, मोस्टली ट्रोपोस्फेयर में। तो इन जनरल हम किसकी बात करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे क्या देंगे, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यहां पे चेंज की जगह क्या हो गया, डिक्रीज, इंक्रीज भी हो सकता है। तो डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल लैप्स रेट, क्योंकि लैप्स हो रहा है, ठीक है, घट रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो गया, डिक्रीज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल लैप्स रेट। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड क्या हो गया हमारा, नॉर्मल लैप्स रेट। अब इसी में मान लो कि जैसे मन में सवाल आ रहा होगा कि चलो ट्रोपोस्फेयर में तो क्या हो रहा है हमारा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर और जो थर्मोस्फेयर की बात है वहां पे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ ट्रोपोस्फेयर और आपका मेसोस्फेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सॉरी, तो अब आ जाते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको देखते हैं। जो नॉर्मल लैप्स रेट है विथ रेस्पेक्ट टू, अगर हम थर्मोस्फेयर की बात करें और स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो क्या होगा। तो जो ब्रॉडली पढ़ते हैं हम लोग, जो नॉर्मल लैप्स रेट हम लोग पढ़ते हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। एक हो गया पॉजिटिव नॉर्मल लैप्स रेट और दूसरा क्या हो गया, निगेटिव नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, निगेटिव नॉर्मल लैप्स रेट। तो ये दो कैटेगरी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो पहले मैं एक काम करता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। तो पॉजिटिव हम लोग क्यों किसको कहेंगे, एसोसिएटेड विद द व्हाट, decrease in temperature with respect to height। और नेगेटिव क्या बोलेंगे, associated with the increase in temperature with respect to height। ओके, तो अब देखो पॉजिटिव नॉर्मल लैप्स रेट क्यों बोले, क्योंकि हम लोग जनरली क्या है ट्रोपोस्फेयर में रह रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वहां जो लैप्स रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। लैप्स मतलब भी क्या होगा, डिक्रीज होना। तो जब लैप्स मतलब क्या हो गया हमारा, डिक्रीज होना है, तो उसको हम क्या बोले, पॉजिटिव नॉर्मल लैप्स रेट, क्योंकि वहां पे एक्चुअली में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जब निगेटिव नॉर्मल लैप्स रेट की बात हो रही है, वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इसको ऐसे कोरिलेट करो, एक्सेलरेशन पढ़े होगे आपने, एक्सेलरेशन पढ़ा, तो जब हम कहते हैं कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो मन में क्या होता है, यानी कि वो स्पीड अप हो रहा है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हर एक मतलब जो टाइम का जो यूनिट है सेकंड, उसके मतलब स्क्वायर में, मतलब एक सेकंड के स्क्वायर में जो है, जो उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो
सबसे पहले v बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना, स्पीड, स्पीड वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी को जो है कितना मतलब वो चेंज हो रहा है रेट में, तो यानी कि v अपॉन टी, जीवी अपॉन dt लेते हैं अगर फिजिक्स के टर्म में अच्छे से पढ़ें तो, लेकिन अभी विद रेस्पेक्ट हमको ज्योग्राफी पढ़ना, तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम एक्सीलरेशन से इसको कोरिलेट करते हैं, तो जब भी हम बोलते हैं कोई बॉडी एक्सीलरेट हो रहा है, तो माइंड में क्या होता है कि वो स्पीड अप हो रहा होगा, लेकिन वहां पे भी तो कॉन्सेप्ट होता है, एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन, दूसरा नेगेटिव एक्सीलरेशन। वो अलग बात है कि जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है, देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म फॉर नेगेटिव एक्सीलरेशन दैट इज नोन एज रिटार्डेशन, ठीक है, मतलब रिटार्डेट हो रहा है। लेकिन नेगेटिव एक्सीलरेशन में क्या हो रहा है, वो इन जनरल जो स्पीड अप होना चाहिए था वो हो नहीं रहा, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो वही चीज वहां से कोरिलेट करके इसको यहाँ पे आप देखो, नेगेटिव लैप्स रेट में क्या होगा, लैप्स मतलब डिक्रीज होना, लेकिन यहाँ लैप्स नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे एक्सीलरेशन में क्या हो रहा था, स्पीड बढ़ नहीं रहा था फिर घट रहा था नेगेटिव एक्सीलरेशन में, उसी तरह नेगेटिव नॉर्मल लैप्स में रेट में क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लैप्स मतलब घटना, लेकिन वो इंक्रीज हो रहा है। एक्सीलरेशन मतलब क्या हो, स्पीड अप होना, लेकिन नेगेटिव एक्सीलरेशन में क्या हो रहा है, घट रहा था, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, उसको कोरिलेट करके अगर समझना तो आप समझ सकते हो। ओके चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, यू कैन टेक अ स्नैप। अब देखते हैं हमारी पृथ्वी जो है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, अगर उसको हम एज अ डायनेमिक सिस्टम देखें, किस तरीके से वर्क कर रही है, जनरली एटमॉस्फेयर में किस तरीके का घटना हो रहा है, घटित हो रहा है इन जनरल, नॉट इन डिटेल्स, जितनी हमें जानकारी यहाँ पे जरूरी है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बस उतना। आवर एटमॉस्फेयर एज अ डायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो कि जो सन है, सन का रे है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये सन का कोण है, मैं लिख देता हूं कोण, ठीक। अब यहां पे पहले थोड़ा सन के बारे में भी जान लेते, इट विल बी हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे सन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अभी जान रहे हैं। देखो ये जो आउटर लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर। ये आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस। ओके, ये क्या है हमारा? आउटर सरफेस है, ठीक है। और ये जो कोर है, तो कोर के अंदर क्या होता है हमारा, कौन सा रिएक्शन होता है? कोर के अंदर हमारा फ्यूजन रिएक्शन होता है। क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन, जैसा कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो फ्यूजन में क्या होता है कि दो स्मॉल एटम जो है वो मिलके क्या कंबाइन करके क्या करते हैं, एक हेवियर जो है एटम, मॉलिक्यूल या एटम या जो बोलो बनाते हैं, और उससे क्या होता है, एक ह्यूज एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, सॉरी कंबाइन होके क्या बनाते हैं, हीलियम एटम्स, ठीक है। तो ये देखो इसका एटॉमिक, तो ये 2He4 बनाते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक देखो नंबर और एटॉमिक वेट, तो ये दो हाइड्रोजन, स्मॉल हाइड्रोजन, आप इसको छोड़ दो, उतना डिटेल में नहीं जाना है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो दो स्मॉल एटम जो है हाइड्रोजन के, वो मिलके क्या बनाता है, हेवियर, क्या बना है, हीलियम एटम। ऐसे भी पीरियोडिक टेबल में पहले क्या आता है हमारा, हाइड्रोजन फिर हीलियम। तो हाइड्रोजन का देखो, हीलियम का एटॉमिक जो वेट हो जाएगा वो 4 होगा, एटॉमिक नंबर 2 होगा, तो ये हेवियर हो गया, ठीक है। तो अब ये जो बनाते हैं, तो इससे अच्छा, इसी का उल्टा फ्यूजन में होता है। इसमें क्या, फ्यूजन में क्या होता है, एक जो हेवियर एटम है, वो न्यूक्लियर है, वो क्या होता है, टूटता है स्मॉल, किसमें, दो या दो से अधिक जो भी हो स्मॉल एटम्स में, ठीक है। तो वो वहां पे फ्यूजन में होता है, ठीक। और फ्यूजन में क्या होता है हमारा, दो स्मॉल एटम्स जो है वो मिलके एक हेवियर एटम बनाते हैं। तो ये हमारा फ्यूजन रिएक्शन हो गया, ठीक है।
देखो 2 2 4 1 + 1 2। तो फ्यूजन रिएक्शन कहाँ हो रहा है हमारा? कोर में। ये क्या है हमारा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है हमारा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 8 9 10th में, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडो मतलब आंतरिक, मतलब इन जो ऐसा रिएक्शन जो कि हीट को अपनी ओर मतलब हीट ले, ठीक है, विच टेक्स हीट, ठीक है, ताकि वो रिएक्शन कर सके। और जो आपका एक्सोथर्मिक है, एक्सो मतलब बाहर, जो बाहर हीट रिलीज करे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन जो कि रिएक्शन होने पे उससे हीट जो है बाहर रिलीज हो, और एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है? हीट अंदर इनटेक करे, ले, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस था। तो ये एक्सोथर्मिक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे जो रिएक्शन जो हो रहा है, इसमें एक ह्यूज रिलीज ऑफ, ह्यूज फॉर्मेशन कर लो, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज जनरेटेड, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या होता है? इससे एनर्जी निकलता है हीट के रूप में, और यही हीट जो है ट्रांसफर होके कहां पे आता है? फोटोस्फीयर पे। कहां पे आता है? फोटोस्फीयर पे, बाय कन्वेक्शन। बाय कन्वेक्शन जो है दीज हीट, ये जो है, ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट बोलो, heat energy is transferred to the outer surface of sun, ठीक है, by convection। तो ये जो आउटर सरफेस है, ये हमारा क्या हो गया? फोटोस्फीयर। क्या हो गया? इसी को हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। तो कन्वेक्शन के बारे में हमने कल बताया था, आज फिर से बताऊंगा। 3 modes of ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट, चाहे यहाँ पे हीट एनर्जी की बात हो रही है तो हीट एनर्जी, ठीक है। तो पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, और थर्ड जो है वो हमारा रेडिएशन है। वो तीनों के बारे में, दोनों के बारे में फिर से बात करूंगा, और रेडिएशन जो है उसके बारे में भी बात करूंगा। चलो, अब तो ये सन के बारे में समझ गए, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता भी है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज गोइंग अंडर व्हाट कोर ऑफ द सन। तो आप हमेशा वहां पे क्या ठीक करना? फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है? हीलियम। ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं हम लोग, जो पढ़ रहे थे एटमॉस्फेयर वाला एज अ डायनेमिक सिस्टम। आप लोग स्नैप लेना, मैं यहीं पे लिख देता हूं। फ्यूजन रिएक्शन में क्या हो गया? H + H He बना रहा है, ठीक है। ये लिख लो एक्सोथर्मिक, अब आ लो, ये मान लेते हैं हमारा लैंड है। अच्छा, सी भी ले ही लेते हैं, दोनों समझना है तो दोनों ही समझ लेते हैं एक साथ। ऐसे तो जनरली लैंड से ही समझ में आ जाएगा, फिर भी तो हम जिस अर्थ मतलब अर्थ पे सरफेस पे रह रहे हैं, इसका क्या अपना एक एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें जो भी हो, नीचे वाला लेयर हमारा ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया, इस टाइप से। फिर एक्सोस्फेयर। तो क्या हो रहा है? यहां से जो सन आ रहा है, सन का रे आ रहा है हमारा कहां पे? लैंड पे। ये क्या हो गया हमारा? अर्थ सरफेस। क्या हो गया हमारा? अर्थ सरफेस, जिसको कि लैंड भी कह दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारे एटमॉस्फेयर से गुजर रहा है। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखा था? ये कौन कौन से लेयर ट्रैप करते थे इनकमिंग सोलर रेडिएशन को? तो आपका सिर्फ और सिर्फ मेसोस्फेयर नहीं करता था, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी थर्मोस्फेयर में आपका जो था स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, ये सारे जो है ट्रैप करते थे सन के रेडिएशन को। अब देखो, जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर पार्ट था, वहां पे यूवी रेज क्या हो रहा था? फिल्टर हो जा रहा था, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यूवी रेज, जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज है, उससे हम बच जाते हैं। अब जब जो यहाँ पे हम लोग अर्थ सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम? इनकमिंग
सोलर रेडिएशन, क्या बोलेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी इन शॉर्ट ISR मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। देखो ये होगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये मतलब कि जो सन से जो रेडिएशन आ रहा है हमारी पृथ्वी तक पहुंच रहा है उसको क्या बोलेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। समझ में आ गया। अब ये जिस लैंड पे जैसे यहाँ पे पड़ रहा है, जिस सरफेस पे पड़ा, तो जाहिर सी बात है कुछ एब्जॉर्ब होगा और कुछ एटमॉस्फेयर में फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो देखो जैसे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो सन से आ रहा है वो देखो वो क्या है, उसमें बहुत हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ होता है, ठीक है, और हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा कर लो। अब जब ये रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है तो कुछ क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे और कुछ रिफ्लेक्ट होंगे। तो जो रिफ्लेक्ट होता है उसको कहते हैं क्या कहते हैं, एल्बिडो। यानी एल्बिडो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड। अच्छा एक मिनट, एल्बिडो से पहले एक चीज और समझा देता हूं। ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस पे पड़ा, तो जो एब्जॉर्ब हुआ उसको क्या बोलेंगे, जो सरफेस पे पड़ा फाइनली, जो अर्थ के सरफेस पे पड़ा, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंसोलेशन। क्या बोलेंगे, इंसोलेशन। इंसोलेशन देखो ये कोई नया वर्ड नहीं है। देखो इंसोलेशन को आप ऐसे देखो, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन में इन हो गया, यहां का इन हो गया, सोलर, तो ये सोलर, और एशन जो है इससे आ गया, ठीक है। तो इंसोलेशन क्या बोलेंगे, सोलर इंसोलेशन इसको बोलेंगे। जो भी जो आपका हीट जो है, जो भी रेज है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो भी है वो अर्थ के द्वारा लिया गया, उसको क्या बोलेंगे, सोलर इंसोलेशन। क्या बोलेंगे, सोलर इंसोलेशन, ठीक है। तो अब देखो ये जो इंसोलेशन हो गया यहाँ पे, जो यानी कि द रेडिएशन विच इज रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इज नोन एज सोलर इंसोलेशन। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द व्हाट, अर्थ सरफेस, दैट इज नोन एज सोलर इंसोलेशन, इंसोलेशन, ठीक है। या सोलर को ऐसे ले लो, सोलर, इसका सन ले लो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जो एल्बिडो पे। तो जो रिफ्लेक्टेड इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, रिफ्लेक्टेड इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्बिडो। जो भी रेज जो थे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड ठीक है, एल्बिडो क्या हो गया, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन था जो रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, उसको क्या बोलेंगे, एल्बिडो। यानी कि सम परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन क्या हो गया, वो सोलर रेडिएशन कर लो, ठीक है। सोलर रेडिएशन क्या, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू एटमॉस्फेयर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्बिडो। याद रखना क्या बोलेंगे, एल्बिडो, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ हो गया, एल्बिडो इंसोलेशन कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है। अच्छा यही सेम चीज अगर वाटर में होगा तो भी क्या होगा, मान लो वाटर में कोई रे आया सन का, तो वाटर के सरफेस पे पड़ा, यहां से क्या हो गया, कुछ एब्जॉर्ब होगा, यानी कि कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, सेम चीज। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा, अच्छा 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर जो है, जो हमने बताया था, जैसे यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। वैसे साइंस का वो टॉपिक भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब रिफ्रैक्ट होता है हमारा, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाते हैं, जहाँ पे डेंसिटी, रेयर मीडियम मतलब जहाँ डेंसिटी क्या है, कम है, और डेंसर मीडियम जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, डेंसर है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, जो रे होता है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड होता है, और डेंसर टू रेयर जाते हैं टुवर्ड्स द या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है, ठीक है। कुछ अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ क्या, कुछ परसेंटेज ऑफ
सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ ये हो रहा है। तो इसी में क्या होता है, गर्म भी होता है, ठीक है। पानी का जो अपवेलिंग बताया जाए, कन्वेक्शन, यहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। कन्वेक्शन के थ्रू जो गर्म हो रहा था, याद करो, वार्मर पार्ट जो मूव अप हो रहा था, कोल्डर पार्ट नीचे जा रहा था, और इस तरीके से क्या हो रहा था, सर्कुलेशन हो रहा था। सेम सर्कुलेशन क्या हो रहा था हमारा, एयर में भी हो रहा था, विंड में भी, और यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है। ये तो बात की बात है, अभी बता देता हूं वो भी। तो जनरली 3 मोड्स ऑफ हमारे क्या हो गए, 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो अभी देखते हैं क्या क्या है। ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया था, उसे बताना जरूरी था, वो वहां चला गया। एक तो हो गया कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, और तीसरा रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, रेडिएशन, ये 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, अर्थ का अपना हीट होता है, अभी इस पे बाद में आते हैं, ये जो प्रोसेस में बता रहे थे इस पे बाद में आते हैं। पहले जो आवर एटमॉस्फेयर एज ए डायनामिक सिस्टम है उसको पहले खत्म कर लेते हैं। तो जो अर्थ का क्या अपना हीट भी है, ठीक, इट्स ओन हीट, अर्थ हैज इट्स ओन हीट कंटेंट। तो जो अपना हीट कंटेंट है, देखो कैसे आप बोलोगे, से जो वोल्केनो निकलता है, वोल्केनो इरप्ट होता है, जो ज्वालामुखी फटता है, उसमें देखते हो जो लावा गर्म होता है, गर्म लावा निकलता है अंदर से, ठीक है। ऐसा तो नहीं कोई डाल दिया। इसका मतलब क्या है, जो पृथ्वी का गर्भ है वो बहुत गर्म है, तब तो वहां से निकला, तो पृथ्वी का अपना हीट हो गया, तो वो भी हीट रेडिएट करेगा। अब आयरन ही अगर जैसे आप इस्त्री करते हो, प्रेस करते हो, तो वो आयरन अगर आप यहाँ पे गर्म है रखा हुआ, तो आपको हीट महसूस होता है ना। तो उसके सरफेस से क्या हो रहा है, हीट रेडिएट हो रहा है। ठंड में क्या करते हैं आप लोग, वो हीटर यूज करते हो ना। हीटर यूज करना मतलब क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं जो हीटर या हीटर हो या आयरन हो सिर्फ और सिर्फ सरफेस तक ही है, वो बाहर भी हीट रेडिएट कर रहा है। तो उसी तरीके से क्या होगा, अर्थ भी क्या हो गया, अपना हीट बाहर रेडिएट करेगी। तो जो अर्थ बाहर हीट रेडिएट करेगी ड्यू टू इट्स ओन हीट कंटेंट, उसको क्या कहेंगे, यहां पे लिख देता हूं, उसको कहेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन ऑफ हीट, यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोग को दिखे अच्छा से। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या हो गया हमारा, या हीट रेडिएटेड कर दो, हीट रेडिएटेड बिकॉज ऑफ व्हाट, Earth's own heat content, ठीक है। हीट रेडिएटेड बिकॉज ऑफ Earth's own heat content, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हीट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। अब आ जाते हैं 3 मोड्स ऑफ जो ट्रांसफर ऑफ हीट है। तो देखो यहाँ पे क्या, जैसा कि मैंने कंडक्शन क्या बताया था, जो डायरेक्ट कंडक्शन, डायरेक्ट टच में हो, ठीक है, थ्रू फिजिकल कांटेक्ट जो होता है ट्रांसफर ऑफ हीट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्शन। अच्छा, इसका और पर्टिकुलर वे में और साइंटिफिक डेफिनेशन जानना है तो थ्रू क्या हो गया, जो वाइब्रेशनल जो है, देखो अगर फिजिकल कांटेक्ट है, कोई भी चीज अगर गर्म है बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाइब्रेट बहुत ज्यादा, बहुत तेज रफ्तार से करेंगे। और कोई चीज गर्म कम है तो उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट कम रफ्तार से वाइब्रेट करेगा। तो कंडक्शन का डेफिनेशन ये क्या हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय, या तो फिजिकल कांटेक्ट कर लो, फिजिकल कांटेक्ट यानी कि भाया क्या, वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन हो रहा है। तो अब मान लो कोई चीज बहुत तेजी से ये वाइब्रेशन कर रहा है और ये धीरे धीरे कर रहा है, ठीक है, ये धीरे धीरे कर रहा है और इसके कांटेक्ट में आएगा तो जाहिर सी बात है इसका भी स्पीड अप कर देगा और इसका थोड़ा स्पीड शुरू होगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का स्पीड बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो वही सेम चीज है। तो हीट जो ज्यादा हीट होगा वो क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट में है तब तो वो वाइब्रेशन उस पर इंपैक्ट कर रहा है। समझ लो कि एक पेंडुलम लगा लिए,
एक को बहुत दूर से आपने छोड़ा और एक को कम दूरी से छोड़ा, अब दोनों टकरा रहे हैं आपस में पेंडुलम, तो क्या होगा, इसका जो है ट्रांसफर जो है स्पीड का इसमें होगा एनर्जी का, तो ये इसको ये थोड़ा पुश करेगा, ये ज्यादा फोर्स से आएगा, ये कम फोर्स से आएगा, तो ये इस पे कम फोर्स लगा, इसका भी गति को ये कम करेगा, ये इसका गति को बढ़ाएगा, फिर दोनों क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ट्रांसफर होकर जब दोनों एक दूसरे के बराबर पेंडुलम जब दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे जब तक वो बराबर जो है मूव ना करते रहे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो गया, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उसी तरह हीट का ट्रांसफर भी हो रहा है। अब देखो कन्वेक्शन में क्या था, यहाँ पे कन्वेक्शन में होता था कि जो है वहां पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता था। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वहां पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। जैसे फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे, जैसे मान लो कोई चार्ज पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले आए किसी भी मतलब अनचार्ज बॉडी के पास, तो ये क्या करता था, निगेटिवली चार्ज बॉडी जो भी निगेटिवली चार्ज है पार्टिकल्स उसको अट्रैक्ट कर रहे, यानी कि साइड में ले आता था। तो यहाँ पे जो है ये चार्ज बाय क्या हो गया, कन्वेक्शन हो गया। और कंडक्शन में क्या था, उसको फिजिकली कांटेक्ट करते थे। लेकिन जब ज्योग्राफी का टर्म आ रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, भाया मूवमेंट ऑफ, ठीक है, भाया क्या होता है, मूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ हीट भाया मूवमेंट। अब मूवमेंट कैसा, देखो तो अ पार्ट ऑफ क्या होता है कन्वेक्शन में, लिखो कहाँ, यहीं पे लिख देता हूं। जैसे मैं गर्म को यहाँ पे जैसे जो सूर्य का रोशनी पड़ा, इससे क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, ठीक है। और जिधर छांव है जैसे अंटार्कटिका सब साइड क्या हो रहा है, हमारा मॉलिक्यूल्स वाटर का कम है। अच्छा एक और चीज, कल जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये शॉर्ट बीकर का एग्जांपल लिया था वाटर का, तो उसमें मैंने बोला था कि जब बड़ा लेंगे किसी, जैसे बिहार कहीं किसी मैंने बोला था क्या, बिहार के किसी एक जगह पे क्या होता है, गर्म होता है, कहीं ठंड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह गर्मी का सीजन हो रहा है, एक जगह ठंडी का सीजन, ऐसा नहीं। गर्म और ठंड मतलब जैसे हम लोग कोल्डर एयर या वार्मर एयर लेते हैं तो इसका मतलब ये एकदम ठंडा। गर्म मतलब विथ रेस्पेक्ट टू जो गर्म है जगह, उसके रेस्पेक्ट से उसका टेम्परेचर या तापमान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे जो हॉटर एयर है, वार्मर पार्ट है, वार्मर, और ये क्या हो गया मेरा कोल्डर पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कोल्डर पार्ट है और जो वार्मर पार्ट है, तो कोल्डर पार्ट क्या होता है, ये हमारा भारी है, तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा। वार्मर पार्ट क्या होगा, हमारा मूव अप होगा। तो देखो ये मूव अप हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बना, और ये मूव डाउन किया तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस बना। तो इसको जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जैसे कि टॉर्क लगता है ना, टॉर्क देखो, एक अगर इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, तो क्या हो गया, ये रोटेट करने लग जाता है, होता है ना, इधर फोर्स लगा और इधर भी फोर्स लगा, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट करने लगेगा। उसी तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो इसको भरने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो ये इधर आ जाएगा। और यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो इसको फिलअप करने के लिए वो उधर हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन हो रहा है। तो जो ट्रांसफर ऑफ हीट भाया क्या हो गया, सर्कुलेशन ऑफ, या भाया क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जनरली किसमें होगा, फ्लूइड में होगा, सॉलिड में नहीं होगा, ठीक है। फ्लूइड मतलब लिक्विड, इधर लिक्विड और गैस, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो कि हम लोग कल भी पढ़े थे। तो ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट भाया सर्कुलेशन ऑब्लिक मूवमेंट ऑफ, सर्कुलेशन ही रखो, सर्कुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब देखो सर्कुलेशन या फिर मूवमेंट जो बोलते हैं, तो मूवमेंट किस टाइप का होगा, मूवमेंट किस टाइप का होगा कन्वेक्शन में, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ब्लैक पेन से, मूवमेंट इन विच वार्मर पार्ट क्या, मूव अप एंड कोल्डर पार्ट मूव्स डाउन
ठीक है, जो डेफिनेशन मैंने कल बताया था। एंड ट्रांसफर ऑफ हीट वाया दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का आपने एक जो कल जो डेफिनेशन देखा था वो हो गया, एक यहाँ हो गया ट्रांसफर ऑफ हीट बाय सर्कुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड मतलब क्या होगा? इधर लिक्विड और गैस। ठीक है, ये कन्वेक्शन जब भी होगा आपका किस में होगा? गैसेस फेज वाले जो है पदार्थ में, मैटर में, या तो लिक्विड वाले में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जो थर्ड मेरा बचा हमारा रेडिएशन। तो जो रेडिएशन होता है वो देखो, वो भी मैं यहीं पे बना देता हूं कहीं जगह लेके। यहां पे कर देता हूं। ठीक है, तो जो रेडिएशन है हमारा देखो, तो रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन जो है, तो रेडिएशन मतलब क्या हो गया? तो रेडिएशन मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट भाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जैसा कि हम लोग ने निचले क्लासेस में भी 7, 8, 9, 10 जो भी पढ़ा है, 9th या 10th में आपने क्या पढ़ा? जो लाइट है उसका डुअल नेचर होता है, एक मैटर दूसरा वेव। तो वेव क्या? वेव नेचर, मैटर तो हो ही गया। जो वेव नेचर में क्या होता था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो इलेक्ट्रो है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक है तो मतलब मैग्नेटिक हो गया। तो मतलब क्या हो गया? अब जैसे देख लो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो दर्शा रहा है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर को दर्शा रहा। ये कंसिस्ट ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के से मिलके बना होता है। ठीक है, इसमें दोनों ये वेव का ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यानी कि कंसिस्ट ऑफ बोथ, कंसिस्ट ऑफ both electric as well as magnetic field। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस तरीके से जो हीट का ट्रांसफर होगा भाया व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं एक काम करूंगा, जो रिमाइंडर क्लास होगा या नेक्स्ट जो भी होगा क्लास, उस रिमाइंडर क्लास में मैं सारे के सारे डेफिनेशन को एक बार बोर्ड पे लिख दूंगा ताकि आप एक उसका स्नैप ले लेना। अभी लिख दूंगा या वीडियो के एंड में डाल दूंगा, तो शायद आप लोग देखोगे भी ना। रिमाइंडर में क्या हो गया, शुरुआत लोग तो देखते ही हैं, तो फिर से मैं एक बार क्विक रिमाइंडर एक बार अभी भी करवा दे रहा हूँ। हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक तो नॉर्मल लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें क्या था? डिक्रीज जो जनरली होता है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एल्टीट्यूड। और जो उसी में पॉजिटिव नेगेटिव था, नेगेटिव लैप्स रेट क्या हो गया? इंक्रीज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एल्टीट्यूड। फिर जो सन है, सन के कोर में क्या हो रहा है? फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलकर हीलियम मॉलिक्यूल्स जो हेवियर हीलियम मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट कर रहा है वो टू द फोटोस्फीयर, इसके जो फोटोस्फीयर पे जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है कोर से, तो आउटर सरफेस पे, वो भाया क्या होता है? कन्वेक्शन होता है। भाया क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट वाया कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन के बारे में बताएंगे क्या होता है? मूवमेंट, जो ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें कि सर्कुलर जो मूवमेंट होता है फ्लूइड या गैस का, उसके कारण जो है ट्रांसफर होता है जो हीट, उसको बोलते हैं। अब आ जाते हैं जो हमारा क्या कहते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, वो जैसे जिस लाइन पे पड़ रहा है उसको एक तो एटमॉस्फेयर में जो इंटरसेप्ट होके आ रहा है उसको क्या बोले हम लोग? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन रिसीव बाय द अर्थ सरफेस है उसको हम लोगों ने क्या बोला? इंसोलेशन, यानी कि सोलर रेडिएशन, सोलर इंसोलेशन, उसको क्या बोले? सोलर इंसोलेशन।
और जो ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन था, कुछ पोर्शन क्या हो गया एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस, और कुछ पोर्शन उसका क्या हो गया, सम फ्रैक्शन क्या हो गया एब्जॉर्ब इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक टू एटमॉस्फेयर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग एल्बिडो। अच्छा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किसको बोलेंगे, जो ट्रांसफर ऑफ या जो हीट रेडिएटेड ड्यू टू अर्थ्स ओन हीट कंटेंट, मतलब जो हीट रेडिएट हो रहा है पृथ्वी के अपने जो पृथ्वी की अपनी गर्माहट की वजह से, अपने टेम्परेचर की वजह से, गर्म की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। फिर उसी तरह से 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन तो पता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कंडक्शन हो रहा था, लैंड क्या हो रहा है गर्म हो रहा है, फिजिकल कंडक्ट या थ्रू वाइब्रेशन। सन क्या है, इसमें क्या हो गया, ये एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं फोटोन्स, वो भी क्या हुआ वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स जो है लैंड के ऊपर जो है अगर वो क्या हो रहा है पड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक वाइब्रेशनल जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे भाया कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। कन्वेक्शन बताएंगे हमने। अब बच गया एक आपका रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या था, तो रेडिएशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन, रेडिएशन मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ है जो आपका लाइट है, जो सन का रे है। ठीक है, चूंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ड्यूअल नेचर ऑफ मतलब आपका लाइट जो है वो पे क्या था, एक तो मैटर है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट मैटर, या इट बिहेव्स एज अ मैटर एज वेल एज व्हाट वेव, इट हैज अ वेव नेचर आल्सो। तो वेव मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना हुआ है दोनों से। तो ये इस तरीके से क्या करता है, हीट जो है ट्रांसफर करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ज्यादा डिटेल में जो फिजिक्स क्लास तो है नहीं, ठीक है, ये भी जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।